अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उस्मान फरीद और आप हादी टीवी देख रहे हैं। आज क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 17 का डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। थोड़ा सा मैं रिव्यू करना चाहूँगा सॉलिड्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। के ऐसी हर वो चीज़ जिसका कोई मखसूस वॉल्यूम हो, मखसूस शेप हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। अब टॉपिक को देखें तो इसमें दो वर्डिंग्स आ रही हैं, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स एंड डिफॉर्म। को हम अगर देखें तो वर्ड डी एंड फॉर्म दो डिफरेंट वर्ड हैं। फॉर्मेशन का मतलब है कि फॉर्म करना, कोई चीज़ बनाना, एंड डी का मतलब है कि उसमें कमी करना, चेंज करना। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम किसी भी बॉडी पे, सॉलिड पे कोई फोर्स लगाएं और उसको हम उसकी शक्ल चेंज कर दें तो ये प्रोसेस डीफॉर्मेशन कहलाएगा। तो इन इंग्लिश हम इसको ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, द चेंज इन द शेप और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज़ कॉल्ड डीफॉर्मेशन इन सॉलिड। इसकी बेहतर एग्जांपल सॉफ्ट रबल बॉल है। इफ़ वी press the ball in our hand, the squeezing of the ball started। बॉल जो है वो स्क्वीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उस बॉल पे जो है फोर्स हटा दें, उससे प्रेसिंग करना स्टॉप कर दें, तो अपना हैंड ओपन कर लें तो बॉल जो है दोबारा अपनी असली हालत में रिटर्न आ जाएगी। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर ए में बॉल जो है वो अपनी नॉर्मल प्लेस पे है, बी में हमने फोर्सेस लगाई और सी में हमने रिमूवल के बाद देखा कि बॉडी जो है फिर अपनी असली हालत में है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं रबर स्ट्रिंग। रबर स्ट्रिंग अगर आपके पास हो, अगर उसको आप दोनों एंड से स्ट्रेच करें, फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस लेंथ को रिमूव कर देंगे तो बॉडी जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न आ जाएगी। तो इन दोनों एग्जांपल से ये साबित हुआ कि डिफॉर्मेशन तो पैदा की जा सकती है, लेकिन इसका बेसिक काज जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। अब ग्रेटर फोर्स लार्जर विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑन रिमूविंग फोर्स द स्ट्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। कि किसी भी बॉडी पे अगर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी, और अगर जब आप उस बॉडी के ऊपर से फोर्स रिमूव कर देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। तो हम इस से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है वो चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम किसी भी चीज़ के अंदर जो हो इन द बॉडी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। तो बेसिक काज जो है डिफॉर्मेशन का वो एक्सटर्नल फोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टॉर्शन एंड स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकती हैं। कि अगर हम किसी चीज़ पे, किसी बॉडी पे, किसी सॉलिड पे उसका वॉल्यूम, उसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो हम किस तरह से उस पर जो है फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो सॉलिड्स जो हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, और अरेंज्ड होने की वजह से उनके अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब जितना कोई मटेरियल जो है ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ वाला है, इट मींस कि उनके अंदर इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर हमने किसी बॉडी को डिफॉर्म करना है तो हमें अप्लाइड फोर्स भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टॉर्शन एंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस में पहली जो डायग्राम है उसमें एक नॉर्मल हालत में हमारे पास एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लेटिस का। अगर हम यूनिट सेल को रिपीट करते जाएंगे तो एक लेटिस बन जाएगा। जैसा कि एक हमारे पास एक दीवार है तो उसमें जो एक ब्रिक यानी कि एक ईंट जो है वो बेसिक यूनिट सेल है, और अगर काफ़ी सारे आप यूनिट सेल को साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक ईंट यूनिट सेल है तो उससे एक बड़ी दीवार बन जाएगी। इसी तरह अगर एटम को हम अरेंज कर दें तो एक लेटस बन जाएगी और एक एटम एज अ यूनिट सेल काम करेगा। अब आप डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं, पहले है यूनिट अनस्ट्रेच्ड यूनिट सेल, नेक्स्ट है यूनिट सेल अंडर आउटवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स, नेक्स्ट है यूनिट सेल अंडर इनवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स, यूनिट सेल आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड फोर्स। पहले में नॉर्मल हालत में है, लास्ट में नॉर्मल हालत में है, लेकिन दरमियान में
आउटवर्ड से फोर्स लगाएं या अपवर्ड से फोर्स लगाएं, बॉडी जो है वो डीफॉर्म हो जाएगी। और इसकी वजह ये होगी कि जो एटम्स होते हैं वो अपनी असली प्लेस से डिसप्लेस हो जाते हैं, यानी कि अपनी जो उनकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वहाँ से मिसप्लेस हो जाते हैं। तो उनके मिसप्लेस होने से दरमियान में स्पेस बनेगी और स्पेस से और जो एटम्स हैं साइड पे मूव हो जाएंगे और बॉडी क्या हो जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी। तो अब हमने ये यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर हमने डिफॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टर्म इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और ऑन द रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी दोबारा से अपनी वही शेप गेन कर ले तो उस प्रोसेस को इलास्टिसिटी, उस मेथड को इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। आफ्टर रिमूविंग फोर्स द एटम्स रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब यही है कि अगर बॉडी पे फोर्स लगाई है और उसमें लेंथ में, शेप में चेंज आया, डिफॉर्म हुई है बॉडी, बट अगर हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं और बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जैसा कि मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, एक प्लास्टिक की जो रबर बॉल है, तो अगर वो दोबारा से अपनी असली हालत रीगेन करती है, अपनी असली लेंथ और शेप रीगेन करती है, तो उसे हम इस टर्म को इलास्टिसिटी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट